हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सॉल्युबिलिटी का एप्लीकेशन पार्ट बताया था कि जब प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो कैसे हम केएसपी को यूज कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि कौन सा आयन प्रेसिपिटेट होगा, कौन नहीं होगा, कितना होगा, ये सब हमने डिस्कस किया था। टुवर्ड्स द एंड कुछ और एप्लीकेशंस है केएसपी के, वो देखते हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी है, जैसा हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो क्या कोई तरीका जिससे हम इन सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं? तो यस, देयर आर फ्यू मेथड्स जिससे हम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो लिखिए, इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का क्या इफेक्ट होगा? पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल Ag प्लस आयंस जो है, ये हमें पता है ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है, जैसे हमें पता है कि दो लिगेंड्स अटैच होते हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है। जैसे एसिड बेस में रिएक्शन होती है, या तो एक H प्लस आयन वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर दूसरा H प्लस आयन एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर भी ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है। पहले एक अमोनिया आयन अटैच हुआ, फिर उसके बाद सेकेंड अमोनिया जो है अटैच होती है इससे, पहला लिगेंड, ये दूसरा NH3 होल ट्वाइस प्लस। अगर इससे ज्यादा लिगेंड्स है तो थर्ड, फोर्थ, इस तरह से ये रिएक्शंस होती है। हर एक रिएक्शन का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, यानी कौन सी रिएक्शन कितनी होगी ये इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी। तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लिखते हैं KF1, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा जाता है KF2 एंड KF3, KF4 एंड सो ऑन। हाँ, बट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि ये जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं ये सब 1 से बहुत ज्यादा होते हैं, 1 से सब बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये रिएक्शंस जो है वो पूरी फॉरवर्ड में आ जाएगी। ये जो इंटरमीडिएट होगा ये भी पूरा रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए नॉर्मली जब आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो तो डायरेक्टली यही बोलते हो कि लिगेंड कौन सा, कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। इसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि ये जितना भी ये बनता है वो पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंस इन रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स 1 से बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर हम इनको ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इन रिएक्शंस को ऐड कर दो, क्योंकि ये इंटरमीडिएट जितना भी बनेगा वो ऑलमोस्ट पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो आप इन दोनों को कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर Ag प्लस प्लस ट्वाइस NH3 कन्वर्टिंग इनटू AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, KF1 इंटू KF2। नॉर्मली इसे हम बोलते हैं K फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज K फॉर्मेशन, और डेफिनेटली K फॉर्मेशन की वैल्यू भी 1 से बहुत ज्यादा होगी। हाँ, इसका एक और वर्ड भी है, इसकी रिवर्स रिएक्शन को हम बोलते हैं K इंस्टेबिलिटी। K इंस्टेबिलिटी, ये K जो है वो बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्म होने की कितने चांसेस हैं, और इसके रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बताएगा कि वो कितना अनस्टेबल है। K फॉर्मेशन डेफिनेटली 1 से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए K इंस्टेबिलिटी 1 से बहुत कम होता है। तो K इंस्टेबिलिटी जो है वो 1 से बहुत कम होता है, दैट मींस कॉम्प्लेक्स जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहां पर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आप कह सकते हो हमेशा 1 से बहुत ज्यादा होगा। ऐसा हम तभी कर पा रहे हैं जब ये KF1 KF2 1 से बहुत ज्यादा होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये अलग अलग दे रखे हो, KF1 KF2 KF3, और हो सकता है एक साथ K फॉर्मेशन की फॉर्म में दे रखे हो। आगे बढ़ने से पहले इसका क्या इफेक्ट होगा वो तो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। लेट्स से सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया गया आपको जिसमें कहा जा रहा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है लेट्स से 3 सॉल्यूशन में, और आपको इस K फॉर्मेशन की वैल्यू भी दे रखी है, लेट्स से 10⁸8। वॉल्यूम 1 लीटर मान लो या इन्हें कंसंट्रेशन ही मान लो। हमें इक्विलिब्रियम पर इन तीनों की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। कंसंट्रेशन है 1 है 3 है, इक्विलिब्रियम पर इन तीनों की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। कैसे करें, कुछ याद आ रहा है ऐसे क्वेश्चंस
किए हुए भी है, पहले प्रेसिपिटेशन में भी किए हुए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी किए हुए हैं। सिंस इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत ज्यादा है, पहले इस रिएक्शन को पूरा फॉरवर्ड में 1 के साथ 2 रिएक्ट कर देंगे, 1 बचेंगे और यहाँ पर 1 से कितना बनेगा 1। अब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अब ये रिएक्शन बैकवर्ड में, बट बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत कम होगी क्योंकि फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर भी x को नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ पर 2x होगा लेकिन उसे भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा x के फॉर्मेशन पता है 10⁸ कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाय x Ag प्लस की कंसंट्रेशन 1 का x इक्वल्स टू 10⁻⁻8, मतलब ऑलमोस्ट पूरा Ag प्लस आयन रिएक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत ज्यादा है, तो ये रिएक्शन अच्छी खासी फॉरवर्ड में चली जाएगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्युबिलिटी पर, वो हमें देखना है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात होगी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया। और जब भी इस तरह से किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है तो पहले पूरा आप उसे फॉरवर्ड में लेके जाओगे, ठीक है। अब इसका हम इफेक्ट देखेंगे, सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है। आपने पानी में AgCl को डिसॉल्व किया, लेकिन अब उस सॉल्यूशन पानी में ऑलरेडी अमोनिया प्रेजेंट है, ऑलरेडी अमोनिया प्रेजेंट है। और लेट से इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दे रखी है हमें 2 है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मेशन दे रखा है 10⁻⁶, 10⁻⁶। इसका KSP हमें पता ही 10⁻⁻10। यानी AgCl को अब हम एक ऐसे सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी अमोनिया प्रेजेंट है और उसमें हमें AgCl की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। चलो 10 सॉल्युबिलिटी निकालनी है हमें। अगर अमोनिया नहीं होती तो बहुत आसानी से KSP इक्वल्स टू S² 10⁻⁵। मान लेते हैं, चलिए मैं कर रहा हूं। सॉल्युबिलिटी है इसकी S, तो इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होगी S। लेकिन अब क्या होगा, ये रिएक्शन तो पूरी फॉरवर्ड में जाएगी क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत ज्यादा, तो डेफिनेटली ये 0 2 माइनस 2S और यहाँ पर ये S। अब क्या करें, वापस से बैकवर्ड में, यस यहाँ पर 0 लिख सकते हो आप चाहो तो, लेकिन फिर वापस से बैकवर्ड में आएगा S माइनस S 2 माइनस 2S प्लस 2X, ये X और यहाँ पर भी इसकी जगह। बट कह सकते हैं बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, तो इस X को डेफिनेटली आप इनके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ पर X इंटू S और यहाँ पर क्या आ जाएगा S अपॉन X Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन 2 माइनस 2S का स्क्वायर। देन अब
दो वेरिएबल है, दो इक्वेशंस है, एक x और एक s। उसके लिए हमें सॉल्व करना है। क्या किया जाए, यहाँ से x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो x इक्वल्स टू 10⁻10 अपॉन s, तो s ऊपर चला जाएगा, 10⁻10 इधर आ जाएगा, 10⁻4 s स्क्वायर अपॉन 2 - 2s का होल स्क्वायर। आई थिंक स्क्वायर रूट ले सकते हैं, 10⁻2 s अपॉन 2 - 2s। रीअरेंज कर दो तो 2 × 10⁻2 और ये उधर चला जाएगा तो 2s है, 2 × 10⁻2 प्लस 1 × s, तो ये 1.02। राइट नाउ मैं इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो s की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁻, यानी एक तरह से हमने इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया और कुछ नहीं। तो s की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻2। अगर हम कंपेयर करें, अमोनिया नहीं डाला होता तो सॉल्युबिलिटी कितनी होती, 10⁻⁵, और अमोनिया डालने से सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज हो गई 2 × 10⁻², जो कि अगर देखा जाए तो अच्छा खासा जंप है, अराउंड 2000 टाइम्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अच्छा खासा ज्यादा, जितना ज्यादा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होगा ये रिएक्शन उतनी ज्यादा और फॉरवर्ड में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जो Ag+ आ रहा है वो फर्दर रिएक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ये रिएक्शन और फॉरवर्ड में आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड है, देखो फिक्स्ड क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस मोस्टली Ag+ पर ही आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 ही है। अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 या 6 होंगे तो कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाती है, इसीलिए ज्यादातर जो क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं वो इसी पर आते हैं, अमोनिया। अगर 2, 4 या 6 लिगेंड्स है भी सही, तो फिर एग्जामिनर को डेटा इस तरह से देना होगा ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत आसानी से स्क्वायर रूट कर लिया था, अगर ये यहाँ पर पावर 6 होता तो फिर वो करना मुश्किल होता, तो फिर कैलकुलेशन बढ़ जाती। इसीलिए जनरली क्वेश्चंस इसी पर आते हैं और फिक्स्ड है, यानी ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। बस आपको पैटर्न याद रखना है। मेनली मिस्टेक यहाँ पर होती है, इस रिएक्शन को पूरा फॉरवर्ड में लेके गए, फिर वापस इसको बैकवर्ड में लेके आए। ऐसा कोई पहला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। प्रेसिपिटेशन में भी हमने ये किया था। मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ, जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी अगर बहुत ज्यादा है, पहले उसे पूरा रिएक्ट करवाओ, उससे पहले पूरा रिएक्ट करवाओ। कैसे पता चलेगा किसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इस रिएक्शन की फॉरवर्ड आने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब इसके और इसके रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो आपको उसे पहले रिएक्ट करवाना है, राइट। तो ये था इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑन सॉल्युबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस on solid। ठीक है, हाइड्रोलिसिस, लेट्स से ये कोई सॉल्ट है और इसको आपने AgCl या कुछ भी मान सकते हो आप, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया N+ और A-। अगर हम इसकी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो अमोनिया डाल के, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएजेंट डाल के जिससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा हो, उससे हम सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। एक तरीका तो है, लेकिन सपोज करिए आपने कुछ भी नहीं डाला, लेकिन सॉल्यूशन तो एक्वस है, उसमें वाटर प्रेजेंट है और इन आयंस की वाटर के साथ रिएक्शन हो सकती है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। वो तो हो ही सकता है। सपोज करिए ये A- जो है इसकी वाटर के साथ रिएक्शन हो जाए, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, तो उससे भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि A- अगर रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन और फॉरवर्ड में आएगी। अगर A- का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, M+ का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दोनों अगर रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ तो सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी इंक्रीज होगी। हाँ, बट कितनी इंक्रीज होगी वो सब इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा।
अगर हम इन रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखें, यहाँ पर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, तो या तो एक तरह से ये बेस है, OH आयन भी दे रहा है, H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है, ये बेस है तो इसका Kb और इसका Kb किसके बराबर होगा, Kw/K। हाँ, लेकिन कह सकते हो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये बहुत ज्यादा नहीं होता। Kw/K जनरली अगर हम बात करें तो ये K की वैल्यू जो है 10⁻⁵ 6 7, तो ये वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, तो A- बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। तो हाइड्रोलिसिस के कारण सॉल्युबिलिटी चेंज तो होती है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है वो उतना नहीं होता है जितना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो 1 से बहुत ज्यादा होता है। बट फिर भी कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर अब हम मान रहे हैं कि इन दोनों में से एक ही आयन रिएक्ट कर रहा है, दोनों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों रिएक्ट कर गए तो एक रिएक्शन तो ये है, एक एनाइन की रिएक्शन, एक केटाइन की रिएक्शन, और इससे OH आयन आएगा, केटाइन से H+ आयन आएगा, फिर वो दोनों रिएक्ट करेंगे, तो वहां पर फिर हमें 4 रिएक्शंस को एक साथ सॉल्व करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम मान रहे हैं कि या तो केटाइन रिएक्ट कर रहा है या एनाइन रिएक्ट कर रहा है, और अब हमें इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 2 रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी होगा Ksp, इसका Kw/K है। लेट्स से इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी भी S, सॉरी इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी कंसंट्रेशन भी S और इसकी कंसंट्रेशन भी S, यहाँ पर S, और ये वाटर है, इससे तो मत इसकी कंसंट्रेशन नहीं लिखनी है, S-X। अब पूरा फॉरवर्ड में नहीं जाएंगे क्योंकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से कम है, तो यहाँ पर X और X। हाँ, लेकिन अब सॉल्यूशन में A- की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, S-X, तो Ksp = S × S-X और X × X/S-। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, कितना आसान है? नहीं, यहां पर आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते जब तक अगर यहाँ पर हम कुछ अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे। अगर आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो या तो S⁻³ की या X⁻³ की इक्वेशन बनेगी, जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ तो नेग्लेक्ट करना ही होगा। क्या नेग्लेक्ट करें? तो यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन दिखता है, S के रेस्पेक्ट में X को, और अगर आपने S के रेस्पेक्ट में X को नेग्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब आपने मान लिया कि कोई हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है, फिर तो Ksp = S² हो जाएगा, तो हाइड्रोलिसिस का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो ऑब्वियसली डेटा इस तरह से होंगे कि S के रेस्पेक्ट में X नेग्लिजिबल नहीं होगा, यानी आप इस X को नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या करें? और तो कोई ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं दिख रहा। यस, सही कह रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम किसी को नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते और बिना नेग्लेक्ट किए हुए सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाए? हम कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ ये है कि अगर एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन देता है तो साथ में आपको एक और इंफॉर्मेशन भी देगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं साथ में एक और इंफॉर्मेशन होती है। वो क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन की पीएच जो है वो गिवन होती है। सॉल्यूशन की पीएच जो है वो गिवन होती है, मतलब H+ और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू आता है, ये पीएच जो है वो किसके कारण है? दो तरह से हो सकती है पीएच। फर्स्ट, इफ गिवन पीएच इज ड्यू टू ए बफर सॉल्यूशन, गिवन पीएच इज ड्यू टू ए बफर सॉल्यूशन, यानी पीएच गिवन है लेकिन वो किसी बफर सॉल्यूशन के कारण है, यानी आपने कोई और एसिड बेस डाले हुए हैं जो कि पीएच को कंट्रोल कर रहे हैं, इसके कारण नहीं है। इसके कारण नहीं है, कोई और सब्सटेंस है जो कि पीएच को कंट्रोल कर रहा है। लेट्स से आपको पीएच गिवन है, मान लेते हैं कुछ 9, तो H+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁹, तो OH आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁻⁵। तो क्या लगता है आपको, अगर ये पीएच गिवन और ये किसी बफर के कारण है तो क्या आपको ये X की वैल्यू दे रखी? नहीं, क्योंकि बफर सॉल्यूशन है, H+ और OH आयन एसिड बेस से आ रहे होंगे। हाँ, जब इसके कारण भी H+ या OH आयन आएंगे तो बफर अपने में एडजस्टमेंट करेगा ताकि पीएच में कोई चेंज ना हो। तो ये फाइनली सॉल्यूशन के अंदर OH आयन कॉन्सेंट्रेशन है,
तो यहां पर अब हमें OH आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है, लेकिन ये x नहीं है, ये x नहीं। तो यहां पर अब इस पर्टिकुलर केस में अगर ये बफर सॉल्यूशन के कारण गिवन है तो आपको यहां पर क्या लिखना होगा, 10⁻⁻⁵, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁵। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब क्यूबिकल इक्वेशन नहीं बनेगी, अब यहाँ पर क्यूबिकल इक्वेशन नहीं बनेगी, एक x गायब हो गया, तो अब आप x के लिए भी सॉल्व कर सकते हो और s के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, समझ में। तो अगर बफर सॉल्यूशन के कारण है तो ऐसा है, और मोस्टली क्वेश्चन में ये मान के चलना, क्योंकि देखिए सॉल्ट बहुत कम डिसॉल्व होता है, वो पीएच को चेंज नहीं कर पाएगा, वो पीएच को नहीं चेंज कर पाएगा। तो मेनली ये जो पीएच होगी वो अगर 7 से कुछ अलग है तो वो बफर के कारण ही होगी। हाँ, बट इन एनी केस अगर इफ गिवन पीएच इज ड्यू टू salt itself, let's say pH given है again 9, तो OH आयन concentration 10⁻⁻⁵। अब इसको आप x कह सकते हो, फिर आपको x पता है, आप s के लिए बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि एक वेरिएबल तो पता ही है, दूसरा निकालना है, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। बट मान के चलिए मोस्टली क्वेश्चन में आपको ये जो pH गिवन होगी वो किसी बफर के कारण ही होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊं बिना pH चेंज किए सॉल्युबिलिटी में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि सॉल्युबिलिटी बढ़े तो सॉल्यूशन को, जैसे राइट नाउ इसकी मैं बात करूं तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है अच्छी खासी करनी होगी, क्योंकि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो जैसी OH आयन बनेंगे वो रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये रिएक्शन उतनी ज्यादा फॉरवर्ड में आएगी। तो जितना H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो और ज्यादा हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, H+ आयन होंगे तो H+ और A- रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, Ha। तो जितना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। खैर ये जस्ट आपको गिवन होगा, आपको कोई नहीं सोचना है, बट ये तरीका है। बफर के कारण पीएच है तो कैसे करना है और इसमें कैसे करना है, ये कंफ्यूजन होता है, सो बी केयरफुल। यहाँ पर फिर से मैं कहूंगा ये बात कंफ्यूज करती है, ये अच्छी तरह से देख लेना कि पीएच गिवन है लेकिन वो पीएच इसके कारण नहीं गिवन। बहुत बार क्या होता है, ऐसा लगता है 10⁻⁵ प्लस x लिखते हैं, नहीं, बफर अपनी पीएच को मेंटेन करेगा। बफर में आप कुछ बाहर से एक एसिड या बेस डालते हो तो बफर की पीएच में चेंज बहुत कम होता है, जिसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो वो पीएच को कांस्टेंट रखेगा, मेंटेन रखेगा, तो पीएच जो है 9 यानी OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁵ ही रहेगी। राइट, क्वेश्चन आए हुए वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन करने का एक और तरीका है जो कि इससे आसान है। आसान इसलिए क्योंकि वहां पर ये दो केसेस नहीं बनते हैं, ये दो केसेस नहीं बनते हैं, बट उसके लिए फिर से वही हमें मोल बैलेंस और चार्ज बैलेंस यूज करना होगा, मोल बैलेंस और चार्ज बैलेंस यूज करना होगा। तो चलिए करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ऑल्टरनेट मेथड लिख लीजिए, KSP इक्वल्स टू M प्लस इंटू A माइनस, और यहां पर HA इंटू OH माइनस अपॉन A माइनस। अब यहां पर अगर हम देखें कितने वेरिएबल है, तो M प्लस की कंसेंट्रेशन नहीं पता, A माइनस की नहीं पता, ठीक है, HA की भी नहीं पता और OH आयन की भी नहीं पता, तो कितने वेरिएबल हो गए, 4, यानी 4 इक्वेशन चाहिए। एक तो ये है, दूसरी है, थर्ड और फोर्थ एक मोल बैलेंस से और एक चार्ज बैलेंस से बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। लेकिन 4 इक्वेशन तो हम बना सकते हैं, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम होगी, चारों को अगर हमें सॉल्व करना है तो वही s की पावर 3 की इक्वेशन बन जाएगी, जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए क्वेश्चन में हमेशा आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन होती है, पीएच यानी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है, मतलब OH आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो अब आपके पास वेरिएबल 4 नहीं 3 ही रह गए, तो आपको 3 इक्वेशन ही चाहिए। तो अब हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन बना रहे हैं बाय मोल बैलेंस। अगर इस सॉल्ट के S मोल्स डिसॉल्व हुए हैं तो A माइनस के भी आयन कितने होंगे S मोल्स, लेकिन उस A में से कुछ HA में कन्वर्ट हो गए, लेकिन तो कह सकते हो किसी भी टाइम पर A माइनस और HA की कॉन्सेंट्रेशन का जो सम होगा वो ऐसी होगा। अभी हमने देखा भी था S माइनस X, तो ये X, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का सम ऐसी हो। वैल्यू पुट कर देते हैं HA A माइनस, यहां पर पुट करिए, यहां से मैं HA की कंसंट्रेशन को पुट कर रहा हूं, तो A माइनस तो कॉमन आ जाएगा, KW अपॉन KA अपॉन OH आयन कंसंट्रेशन। KW अपॉन OH आयन को क्या लिख सकते हैं, H प्लस आयन, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन होगी। तो यहाँ से हमें A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगी, जो कि हम यहाँ पुट करेंगे। तो बाय इक्वेशन 1 अप KSP इक्वल्स टू M प्लस। अब अगर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी S होगी, और ये तो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो अभी भी ऐसी होगी। और A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन S अपॉन 1 प्लस KW, इसको चलिए KA, और OH आयन, तो KW अपॉन OH आयन को मैं लिख देता हूँ H प्लस। यहाँ से सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KSP 1 प्लस H प्लस KSP पता है, H प्लस पता है, K पता, तो यहाँ से हम सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमें तो S निकालना है, बट याद रखना होगा इस फॉर्मूले को। इसका फायदा क्या है फॉर्मूला याद रखने का, कि चाहे अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने सिंपली OH आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, तो चाहे OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बफर के कारण हो चाहे सॉल्ट के कारण हो, हमने OH आयन ही लिखा है, तो यहाँ पर दो केसेस नहीं बनते हैं, चाहे बफर के कारण हो चाहे किसी और के कारण हो। आपको तो बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, अगर pH गिवन है तो वो यहाँ पुट कर दो, उससे आप सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए जेई 2018 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का। शीट में ही है, जस्ट डेटा दे रहा हूं मैं आपको। pH is 3। अच्छा, यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एट pH, हाँ ये वर्ड जो ना एट pH 3 लिखा हुआ है, इससे आपको समझ में आना चाहिए। एट pH 3 मतलब यही है, कहीं पर भी एट pH लिखा हुआ है, जैसे एट 300 केल्विन होता है तो हम टेम्परेचर क्या मानते हैं, कांस्टेंट, तो pH को कांस्टेंट, और pH को कांस्टेंट मान रहे हैं मतलब सॉल्यूशन इज बफर सॉल्यूशन। KSP दे रखा था, सॉल्ट जो था वो AB सॉल्ट था, और इसका KSP दे रखा था 2 × 10⁻⁻10 KSP दे रखा है, और KA भी दे रखा है, pH दे रखी और Ka दे रखा था 10⁻⁻10।
अगर ये फॉर्मूला याद हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। ऐसे इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻10 1 प्लस 10⁻³ अपॉन KA 10⁵ तो इसको तो नेगलेक्ट ही कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5। इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, तो √20 इंटू 10⁻⁻3। तो आंसर इज √20, और इसको आपको 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना था। जो जेई में क्वेश्चन था उसमें भी आपको √20 की वैल्यू निकालनी थी, और वो भी 2 डेसिमल प्लेस था। तो यस, स्क्वायर रूट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ आने के बाद भी गड़बड़ की है, यानी सब कुछ सही था लेकिन 2 डेसिमल प्लेस तक जब से निकालने के लिए कहा गया तो गड़बड़ हो गई। ये वैल्यू आती 4.47, इट इज 4.47, तो वो आपको सही सही निकालनी है, यानी अच्छी तरह से स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इस पार्ट पर, फॉर्मूला लगाओ, अदरवाइज वैसे भी कर सकते हो, वो लेंदी है, बट अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ये जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये भी समझना होता है कि ये जो पीएच है वो बफर के कारण गिवन है एट पीएच3, मतलब पीएच में कोई चेंज नहीं हो रहा। खैर अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो उसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता कि वो पीएच जो हो किसके कारण हमें दे रखी है। तो एक तरह से कंप्लीट होता है ये टॉपिक, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा वो हमने डिस्कस किया। शीट अपने आप में बहुत अच्छा सारा कलेक्शन है शीट में, जिसके थ्रू आप चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हो, यानी जितनी ज़्यादा आप शीट्स को बार बार करोगे, इवन S1 O1 इनके क्वेश्चंस को हम करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस के साथ ही होंगे। जैसे मैं यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रसिद्ध उससे पहले तक के मैं क्वेश्चंस आपको बता चुका हूँ। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 47 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स, चलिए एक दो क्वेश्चन इंडिकेटर में भी मैं शीट में से डिस्कस कर रहा हूँ। S1 क्वेश्चन नंबर लेट्स से 48 क्वेश्चन नंबर 49 और 52 ये सभी एक ही जैसे। कोई भी जो इंडिकेटर होता है ना, जैसे हमने लिखा था KIN इक्वल्स टू H प्लस, अगर एसिडिक इंडिकेटर होता है H प्लस IN माइनस अपॉन HI। अब ये जो IN माइनस और HIN है इनको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। ये आयोनाइज्ड फॉर्म, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये एसिड है, ये बेस है, तो ये एसिडिक फॉर्म, तो ये बेसिक फॉर्म। तो इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 48 में कह रखा है कि जब पीएच जो है वो 2 है। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना, आप इंडिकेटर से पीएच नहीं डिसाइड होती। पीएच तो सॉल्यूशन में जो एसिड और बेस है, इंडिकेटर तो बहुत कम होता है। तो ये H प्लस का सोर्स कुछ और है। अब H प्लस चेंज करेंगे तो कहा जा रहा है कि जब पीएच 2 है तो एसिड अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड फॉर्म जो है वो इक्वल है। तो जब pH यानी ये 10⁻⁻2 है तो ये बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल गया, KIN 10⁻²। अब KIN तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये तो फिक्स है 10⁻²। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब pH 4 इंटू 10 जो H प्लस है वो 4 इंटू 10⁻³ है, तब आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म का रेशियो और परसेंटेज। यहाँ से रेशियो पता चल गया, और आई थिंक रेशियो पता है तो परसेंटेज तो निकाल ही सकते हैं। आयन निकाल सकते हैं, जैसे अगर IN माइनस और HIN का रेशियो 1:3 है, अगर ये 1:3 है तो परसेंटेज
75, ये 25, 1/4, 3/4। उसी तरह से यहाँ पर भी आप निकालोगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो ये 2.5 कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कर सकते हैं। अब इसी चीज को क्वेश्चन नंबर 52 में कैसे कहा जा रहा है? एसिड फॉर्म इज रेड, बेसिक फॉर्म इज ब्लू, ये रेड ये ब्लू। पहले ये 75% तो बाद में ये 75, यानी पहले ये रेशियो 1/3 तो बाद में 3/1, या उल्टा जो भी हो वो आपको देखना है। तो एक बार ये रेशियो 1/3 पुट कर दो, दूसरी बार 1/3, दूसरी बार 3/1। आप KN सेम होगा, रेशियो ले लो तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आ जाएगा, जिससे आप pH में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। इसी में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 50 भी चलिए बता देता हूँ। 50 क्वेश्चन नंबर 50 में इंडिकेटर का K दे रखा है 4 × 10⁻⁴, तो इसका PKIN कितना हो जाएगा 3.4। 4 - log4 तो 3.4। तो इसका pH रेंज जो होगी वो क्या हो जाएगी, pH रेंज 2.4 से 4.4। अब हमें बताना है कि कौन सी टाइट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो NaOH पहले लिखा हो तो हम यही मानते हैं कि NaOH बीकर में और उसमें हम एसिटिक एसिड डाल रहे हैं। तो NaOH के कारण तो pH 11, जब एसिटिक एसिड थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा तो pH कितनी लाएगा, ये 5.5। तो जंप जो हो रहा है फर्स्ट में 11 से 5.5 आप यूज नहीं कर सकते। सेकंड HCl में अमोनिया मिक्स कर रहे हैं, HCl pH कितनी मान सकते हो 3 के आसपास। अमोनिया जब ज्यादा हो जाएगी तो pH 8.5 आई थिंक किया जा सकता है, क्योंकि 3 से जंप हो रहा है। इसके मिड पॉइंट की pH भी देखें तो 3.4, तो 3.4 के इधर से जंप हो रहा है इस तरफ, तो इंडिकेटर यूज कर सकते हो। उसी तरह से HCl और NaOH के केस में भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, आपको इन what indicator should be used for the titration of KH2, BO3 और HCl। अब इंडिकेटर का पहले KIN आपको बताना है। यहाँ पर पूरे डेटा दे रखे हैं, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है हमें। तो मैंने तरीका बताया था, pH एट इक्वलेंस पॉइंट जो वही PKIN होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इक्विवेलेंस पॉइंट की pH निकालो, दोनों की सिंस कॉन्सेंट्रेशन सेम है 0.1 m 0.1 m, तो इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए 1 लीटर 1 लीटर। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर जो सॉल्ट बनेगा यहाँ पर उल्टा है, सॉल्ट जो है ऑलरेडी है और उसको H, तो KH2BO3 प्लस HCl, तो ये क्या हो जाएगा H3BO3। इसकी pH निकालनी होगी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01/2। आई थिंक pH निकालोगी ये 4.2 के आसपास कुछ आएगी, और जो कि मिथाइल रेड से कॉन्साइड कर रहा है, ये सॉरी pH आएगी इसकी 5.2, इसकी pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट 5.2, तो PKIN भी 5.2, तो रेंज जो है इंडिकेटर की 4.2 से 6.2, जो कि मिथाइल रेड से मैच करता है। S1 में प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड कुछ अच्छे से क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ही आसान से, ये मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है। पूछा जा रहा है कि बताओ प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा, तो दोनों का Q निकाल लो और KSP से चेक कर लो। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 63, सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी बहुत कम सॉल्युबल होता है 7 मिलीग्राम। तो सॉल्युबिलिटी 7 मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम पर लीटर, और मोल्स में कन्वर्ट करना तो 100 से डिवाइड करना होगा, मोल्स पर लीटर विच इज 7 × 10⁻⁵।
तो KSP कितना हो जाएगा ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्क्वायर, तो 49 इंटू 10⁻⁻10। ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या आ गया KSP। अब क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaCO3 बेरियम कार्बोनेट from this information and from the fact that Na2CO3 is added slowly to a solution containing equimolar concentration of calcium and barium। कैल्शियम और बेरियम का इक्विमोलर सॉल्यूशन है, यानी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। उसमें हम Na2CO3 डाल रहे हैं, मतलब कार्बोनेट आयन डाल रहे हैं, Na+ की तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब कार्बोनेट आयन डालने पर यहाँ पर जो लैंग्वेज गिवन है उसके अकॉर्डिंग साफ साफ दिख रहा है कि पहले कौन प्रेसिपिटेट हो रहा है, बेरियम आयन। बेरियम आयन पहले प्रेसिपिटेट हो रहा है। कैल्शियम आयन का प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट हुआ, जब बेरियम आयन 90% प्रेसिपिटेट हो रहा है। मान लेते दोनों इनिशियली दोनों की कॉन्सेंट्रेशन थी A और A इनिशियली, लेकिन जब कैल्शियम आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ तो बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी 0.218, 90% प्रेसिपिटेट होगी। यानी इस टाइम पर जब ये 0.1A बचा, तब बेरियम आयन और कैल्शियम आयन को प्रेसिपिटेट करने के लिए जो कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वो सेम चाहिए। यानी जब ये कॉन्सेंट्रेशन इतनी रह गई तो जैसे ही आपने कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन कुछ और डाली, बेरियम आयन तो और प्रेसिपिटेट हुआ ही हुआ, साथ में कैल्शियम आयन का प्रेसिपिटेशन भी स्टार्ट हो गया। मतलब ये दोनों इस कॉन्सेंट्रेशन पे एक साथ प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, यानी यहाँ पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट इनके KSP के बराबर होगा। तो KSP इसका पता है 49 इंटू 10⁻⁻10, इसका KSP आपको निकालना है। दोनों का क्या ले लो, रेशियो कैंसिल आउट हो जाएगा, A कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपको बेरियम कार्बोनेट का KSP पता चल जाएगा। यहाँ पर वैसे एक लाइन लिखी हुई है, कार्बोनेट आयन का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, और नहीं भी लिखा होता तो हम कंसिडर नहीं करते, बिकॉज हाइड्रोलिसिस तभी कंसिडर करो जब डेटा दे रखा हो। अगर हमने कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलिसिस कंसिडर किया तो वहां पर कार्बोनेट आयन के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड है, बट अलग तरह से पूछा गया है क्वेश्चन। 2-3 बार करना पड़ेगा बार बार, तब जाके अच्छी तरह से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें एक छोटा सा करेक्शन करवा देता हूँ। Ka ऑफ H2S जो दे रखा हो, Ka1 और Ka2 का प्रोडक्ट है। बेसिकली जो Ka1 आपको दे रखा है वो Ka1 और Ka2 का प्रोडक्ट है 1.1 इंटू 10⁻⁻। क्वेश्चन क्या है, क्या pH हम मेंटेन करें ताकि H2S का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, नहीं यहां पर सॉरी थोड़ा और चेंज करूंगा मैं, ये Ka नहीं दे रखा। बेसिकली ये जो डाटा आपको दे रखा वो KSP टाइप्स दे रखा है, मतलब ये जो वैल्यू है KSP ऑफ H2S, जो कि थोड़ा अजीब तो है, बट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और H2-, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक तो जिसे मैं KSP बोल रहा हूं, बट वो इतना सही नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, H+ का स्क्वायर S-2 डिवाइड बाय H2S की कंसंट्रेशन भी होती, बट इस क्वेश्चन में H2S की कंसंट्रेशन ना देखे, उसको Ka1 और Ka2 से मल्टीप्लाई करके लिखते, तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो। अभी मान के चलो कि आपको ये सब इसी तरह से दे रखा है, H+ का स्क्वायर S2- इक्वल्स टू ये, और सॉल्यूशन में Pb+2 आयंस भी है और Zn+2 आयंस, ये दोनों आयंस भी है। और हमें कहा जा रहा है कि Pb+2 प्रेसिपिटेट हो जाए, लेकिन Zn+2 प्रेसिपिटेट नहीं होना चाहिए।
Zn+2 प्रेसिपिटेट नहीं होना चाहिए, उसकी कंडीशन क्या है? तो पहले तो ये निकालो कि Zn+2 को प्रेसिपिटेट करने के लिए सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए। तो ये 1 × 10⁻21। Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी 0.01, तो सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻−19। अगर सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻−19 से ज्यादा हुई तो Zn+2 प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है 10⁻−19 से कम रहे, यानी ये वैल्यू 10⁻−19 में यहाँ पुट कर रहा हूँ पहले तो 10⁻−19, तो 1.1 × 10⁻³ या कह सकते हो 11 × 10⁻⁻4, तो √11 × 10⁻⁻²। √11 की वैल्यू दे रखी 3.3, तो 3.3 × 10⁻⁻²। ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आई, यानी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर इससे ज्यादा होगी, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा होगी तो H+ आयन सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इससे कम होगी, यानी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इतनी या इससे ज्यादा होनी चाहिए। H+ आयन इतनी या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो जो आप pH निकालोगे, pH जो निकालोगे वो इतनी या इससे कम होनी चाहिए, इतनी या इससे कम होनी चाहिए। खैर यहाँ पर अभी pH के लिए नहीं पूछा है, H+ के लिए ही पूछा है, तो H+ आयन मिनिमम आपको इतना तो मेंटेन करना होगा, तो दैट इज द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। यहाँ मिनिमम वर्ड यूज नहीं करा, बट मिनिमम इतनी तो मेंटेन करनी होगी या इससे ज्यादा। ऐसा ही क्वेश्चन O1 में भी है, आई थिंक मैं नंबर बता देता हूँ, O1 में 90 है शायद, यस O1 में 90 है, और वहां पर जो डेटा दे रखा है वो Ka लिखा हुआ है, मतलब वो Ka1 और Ka2 ही है। 90 ओवर था क्वेश्चन नंबर 90, 9.6 × 10⁻⁻²। हाँ, लेकिन वहां पर आपको H2S की कॉन्सेंट्रेशन अलग से दे रखी है 0.1, तो वहां पर भी इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो वो रफली 9.6 × 10⁻⁻20 आ जाएगा। तो वहां पर ये दोनों डेटा अलग अलग है। ये ज्यादा सही तरीका है डेटा देने का, ये इतना अच्छा तरीका नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा सा अलग कुछ हो जाए तो हमें पता होना चाहिए कभी कभी एग्जाम में। तो ये जरूरी भी है कि डेटा इतना जरूरी नहीं कि बहुत क्लियर कट जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही एग्जाम में हो, बट हमें उसका मतलब निकालना आना चाहिए कुल मिला के। यहाँ पर अगर आप इसको नहीं करोगे ऐसे तो H2S की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है और फिर हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसकी भी आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सॉल्व करना भी हमें आना चाहिए जिसमें कोई क्लियरिटी ना हो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है बहुत बार एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग सोच लेता है, या इनफैक्ट एग्जामिनर भी समटाइम्स कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो बी केयरफुल, वो आपको आना चाहिए। Then क्वेश्चन नंबर 67 S1 का ही है, वापस अच्छा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करिए इसी पर, इसी तरह से सॉलिडिटी से परवेस्ट हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम। शीट सॉल्व करिए, अच्छी खासे क्वेश्चंस है शीट के अंदर, प्रैक्टिस करिए। जेई के क्वेश्चंस भी आप चेक कर लीजिए, ऑलमोस्ट वही है जो S1 O1 में क्वेश्चंस है, तो कुछ बहुत ज़्यादा नया इसमें नहीं हो सकता, लिमिटेशन है एग्जामिनर की, तो आपको बस बार बार इसी को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और नया टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आई थिंक जो टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री। मोस्टली मैं आपको बता दूं, जैसा हर बार होता है अक्टूबर एंड तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो इस बार भी हमारा कोर्स जो है वो अक्टूबर एंड तक इजीली कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री।
तो ये कोर्स जो है हमारा 25 अक्टूबर तक मोस्टली ये हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर से वही रिवीजन हम करेंगे जैसा हर साल करते आ रहे हैं। तो प्लान में कोई चेंज नहीं है, कोरोना का इफेक्ट है, बट कोरोना के कारण ऐसा नहीं कि हमारा प्लान में हमने कुछ चेंज किया है, बस क्लासेस ऑनलाइन है। ऑनलाइन क्लासेस के कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये है कि आप लेक्चर घर बैठ कर आराम से देख पा रहे हैं। टाइम आपका घर पर अगर आप रहते हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में जो टाइम वेस्ट होता था वो नहीं होगा। अच्छा खाना मिल रहा होगा मम्मी के हाथों का, आपको कुछ भी काम नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ अगर हॉस्टल में रहते तो हॉस्टल के बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन ठीक है, कुछ नेगेटिव्स भी है। घर पर बैठे बैठे मन नहीं लगता, ऐसा लगता है अकेले ही पढ़ रहे हैं। हॉस्टल में यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है, तो वो सारी चीज़ें मिसिंग है। बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें हमारा परफेक्ट देना चाहिए, 100% देना चाहिए, तो वो कोशिश करें। अच्छी बात यह है कि लेक्चर्स अगर कुछ मिस भी हो जाता है तो आप पुराना लेक्चर वापस देख सकते हो, तो एक अच्छी बात है जो कि क्लासरूम कॉन्टेक्ट में नहीं हो पाती थी। हाँ, लेकिन ये अच्छी, उसके भी प्लस और माइनस है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि हाँ आज नहीं तो शाम को देख लूँगा, सुबह देख लूँगा, तो वो लगता है कि अभी नहीं देख रहा हूँ, बाद में देख लूँगा, वो मन नहीं करता, तो उससे बैकलॉग क्रिएट हो जाता। तो बस इसको अगर आपने अवॉइड कर लिया ना कि लेक्चर्स रेगुलरली सही टाइम पर अगर आप देख रहे हो, फिर सब सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी। ये एक ही ड्रॉबैक है ऑनलाइन क्लासेस का कि टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते हैं, और उसका कारण यही होता है यार अभी नहीं, मन नहीं कर रहा, शाम को देख लूँगा, शाम को नहीं कर रहा, सुबह देख लूँगा, डिस्कशन अभी नहीं, होम डिस्कशन होना है बाद में देख लेंगे। तो वो जो है अगर आपने इस डिसएडवांटेज को हटा दिया तो फिर तो केवल एडवांटेज ही एडवांटेज है। ओके, तो आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपना होमवर्क जो है बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आपके पास ऑलरेडी सभी के सॉल्यूशंस भी है, शीट्स के सॉल्यूशन भी है, डिस्कशन भी। यहाँ पर जितने भी अच्छे क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में बताता हूँ वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर भी आपको डाउट्स में बता रहा हूँ। एक दो ज़्यादा ही बता रहा हूँ, कम नहीं बता रहा हूँ। तो आप अच्छी तरह से उन सॉल्यूशंस को सुनिए, खुद प्रैक्टिस करिए। जिनके मैं सॉल्यूशंस नहीं बता रहा हूँ आप मान के चलिए बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, आप इजीली उनको कर सकते हैं। वो आपके लिए कि आपको उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू।